सभी को जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल FCC द गुरुकुल पे। FCC इसको लिखा ही नहीं था गुरुकुल में। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हमने समझाया था अपवर्तन के परिभाषा, अपवर्तन के कारण, और समझाया था कि अपवर्तन की क्या विशेषता हो सकती है और अपवर्तन के उदाहरण क्या हो सकते हैं। पिछले क्लास में लेक्चर नंबर 1 में हमने इसकी चर्चा कर दिया था। आज है लेक्चर नंबर हमारा 2। इस लेक्चर में हम ये बताएंगे कि अपवर्तन के नियम क्या है। अभी देख लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या चर्चा करने वाले हैं। इसमें अभी प्रश्न मैंने एक भी नहीं करवाया था, क्योंकि बेसिक शुरू में ना कॉन्सेप्ट होते हैं, थ्योरी होते हैं। जैसे कुछ और आगे कॉन्सेप्ट बता लेंगे, उसके बाद इसमें प्रश्न है जिसको हम सॉल्व भी करेंगे। तो ज़रा एक बार रिमाइंड कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा था उसको, उसके बाद आगे क्लास को जारी करते हैं। पहला आ रहा है इधर तक ना, देख लेना उसमें आ रहा है ना। तो हाँ, साइड में इधर पढ़ा था पिछले क्लास में कि अपवर्तन क्या है, यही ना। अपवर्तन क्या था इसको हमने पढ़ लिया था, उसमें नहीं दिखाई दे रहा है। चलो इधर थोड़ा सा, अपवर्तन क्या है। दूसरा पढ़ा था अपवर्तन के कारण, बताया था इसी में ना, कारण इसको बताया था। तीसरा बताया था कि इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। अगला इसी में से नंबर दे के नहीं बताया था, उसी में हेडिंग दिए थे, इसकी विशेषता क्या है। अगला था कि इसके लिए आवश्यक शर्तें क्या है ना। अब पांचवा था तुम्हारा उदाहरण, अपवर्तन के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। अपवर्तन के उदाहरण जैसे बताया था ना कि जल में गिलास में रखी छड़ी का या पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, इत्यादि सब बताया था। उसके बाद छठा नंबर एक प्रश्न कराया था, याद है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन में, प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन में अंतर कराया था। नहीं, माध्यम क्या हो सकता है अपवर्तन में अंतर, याद है। तो इसको पिछले क्लास में मैंने समझा दिया था अच्छे से। तो उम्मीद करता हूँ कल वाले क्लास को वीडियो को अच्छे से देख लिया होगा और समझ लिया होगा। तो आज हम शुरू करेंगे, इन सब को ख़त्म कर दिए थे, अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के कुछ नियम। ये लेक्चर नंबर 2 है। तो अपवर्तन के नियम बताने से पहले उसके कुछ उसमें उपयोग होने वाले जो शब्द है उसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे लिखेंगे इसमें अपवर्तन से संबंधित, अपवर्तन से संबंधित कुछ मुख्य शब्द। पहला देख लेते हैं कि आपतित किरण क्या है। आपतित किरण, आपतित किरण क्या है। तो देखो जरा ध्यान दो, इधर ये कोई रेखा है, इस रेखा के ऊपर मैंने माना कि माध्यम नंबर कितना है, 1 है। इधर माध्यम नंबर 2 है। माध्यम 1 में मैंने माना कि ये हवा माध्यम है, जिसको हम विरल माध्यम कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रकाश की चल क्या होती है, अधिक होती है। ये तुम्हारा माध्यम नंबर 2 जिसको बोलते हैं, ये जल माध्यम है, अर्थात ये सघन माध्यम होता है ना। और सघन माध्यम प्रकाश तो उसे कहते हैं जिसमें प्रकाश की चल थोड़ा बहुत क्या हो, धीमी हो। तो आपतित किरण किसको कहते हैं, जरा ध्यान दो। जैसे मान लो कि कोई प्रकाश किरण आई तो इस सतह पर टकराई है ना, इसकी दिशा को हम दर्शाने के लिए ऐसे कर दिए। किसी भी तल पर खींचे गए लंब को ही क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। आसान है इसको समझना। तो अब इस बिंदु पर हम अभिलंब की कल्पना कर दे। अभिलंब थोड़ा सा टेढ़ा है ना, चलो ये मान लो कि अभिलंब है, ये अभिलंब है। तो अपवर्तन के कारण होता है कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में आएगी तो ये मुड़ेगी इधर की तरफ, मुड़ेगी, अपवर्तन हुआ। तो ये आने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण, इसको थोड़ा बताना होगा कि आपतित किरण कौन है। तो बताओ कि ये रेखा जो है, ये इसके ऊपर माध्यम 1 है, इसके नीचे माध्यम नंबर 2 है। तो कहेंगे आपतित किरण क्या है, पूछेगा तो कहेंगे दो माध्यमों को अलग करने वाली रेखा के जिस बिंदु पर किरणें टकराती है उसी को बोलते हैं हम आपतित किरण। तो ये बताओ, आपतित किरण इस बिंदु पर टकराई, ये बिंदु कौन है, ये वही बिंदु है जो दो माध्यमों को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। इसके ऊपर माध्यम 1, नीचे माध्यम नंबर 2, माध्यम 2। तो आपतित किरण लिख लेगा इसमें, आपतित किरण है क्या। दूसरा बिंदु देखते हैं, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। अच्छा नाम देना होगा तो लो इसका नाम देते हैं, P, यहाँ पर Q
और इसको आर दे दे, या चलो ये है तुम्हारा एन। एंगल पी क्यू आर। अगर इस फिगर में किरण आरेख में हमको बताना होगा कि आपतित किरण कौन है, तो पी और क्यू के आपतित किरण है, हाँ। बोल दो, इतना समझ गए। अब बताओ अपवर्तित किरण क्या है। तो कहे कि ये आपतित किरण क्यू बिंदु तक तो आई है, लेकिन एक दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी दिशा में क्या होगा, परिवर्तित हो गया ना। जाना चाहिए था इसको सीधा इसे, लेकिन दूसरे माध्यम में जाने पर इसके दिशा में क्या हो गया, बदल गया। तो कहेगा दूसरे माध्यम में मुड़ने पर दिशा बदल जाने वाली किरण को, दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा बदल जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। तो बताओ तो क्यू और आर है जिसकी दिशा बदली हुई है, किरण आरेख द्वारा दिखाना हो कौन अपवर्तित किरण है। तो क्यू और आर ही ना अपवर्तित किरण है, माध्यम 2 में आई है तो दिशा बदल गया होगा। अच्छा, आपतन बिंदु तीसरा हमको डिफाइन करना हो तो क्या करेंगे, आपतन बिंदु। देखो इन सभी टर्म को समझने के बाद अपवर्तन के जो नियम है, 2 नियम है, उसको देखेंगे आसानी से, समझ गया ना। तो इसको पहले देख लेते हैं, ताकि बाद में जब अपवर्तित किरण कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे, तो उस समय ये ना हो कि ये कहाँ से आ गया, इसलिए इसको देख लेते हैं पहले। तो आपतन बिंदु क्या है, तो कहेगा कि 2 माध्यमों को अलग करने वाली जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, 2 माध्यमों को ही ना रेखा अलग कर रही है, 2 माध्यमों को, इसके ऊपर माध्यम 1, माध्यम नंबर 2 नीचे। तो कहेगा 2 माध्यमों को अलग करने वाली जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसी को हम अभिलंब कहते हैं। या दूसरे सिंपल भाषा में ऐसे भी कह देगा कि किसी भी तल पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। चूँकि इसमें 2 माध्यम है इसलिए इस नाम लेना जरूरी है कि 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। तो बताओ तो इस फिगर किरण आरेख में किस बिंदु पर आपतित किरण टकरा रही है, तो कहेगा क्यू बिंदु पे। तो क्यू क्या आपतन बिंदु हो गया, क्यू बिंदु पर आपतन बिंदु ना, क्यू हो गया आपतन बिंदु। और चौथा अभिलंब बताना होगा। अच्छा, उसमें अभिलंब बता दिएगा, आपतन बिंदु, सॉरी। आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब को हम बता दिए थे। चलो अब देखते हैं अभिलंब, इसको अंग्रेजी में नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल। तो कहा कि आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को ही क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। इसमें अभिलंब किरण आरेख में बताना होगा तो एन और क्यू, या क्यू या एन क्या है, एन क्यू अभिलंब है। तो इतना उम्मीद करता हूँ कि समझ में अच्छे से सभी को आ गया होगा। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब। अब इसके बाद देखते हैं कि अपवर्तन के क्या नियम हैं, कितने नियम हैं, उसको कैसे दिया गया है। इसको मिटाते हैं हम। देखो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि इस सब का PDF कहाँ मिलेगा। तो PDF के लिए जैसे कि हम जल्दी इसको क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ज़्यादा हम एक्सप्लेन करने पर ही क्या करेंगे, जोर देंगे। क्योंकि ज़्यादा चीज़ों को बारीकी से अच्छे से लिखना शुरू कर दिया हमने, तो समय ज़्यादा किल होगा या समय ज़्यादा होगा, फिर PDF का कोई फ़ायदा ना होगा। इसीलिए जितना मैंने PDF बना रखा है ना, ये सब चीज़ें, इसमें सब चीज़ें लिखी गई है, ठीक है ना। ये PDF है क्लास नोट्स, जो ऑफलाइन में हम बच्चों को देते हैं। तो ये हम जो है ना लास्ट में बताएंगे किस कहाँ पर ये PDF मिलेगा, एक बार जिक्र कर देंगे। इसीलिए थोड़ा हम ना फास्ट में लिखते चल रहे हैं, ठीक। ये नोट्स ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक। इसलिए नोट्स ज़्यादा बनाने पर क्लास के साथ ज़्यादा ध्यान मत देना, चीज़ों को समझो, लेक्चर को सुनो अच्छे से, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो नोट्स मिलेगा तो उसे बना लेना। अगला हमारा है कि अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। तो देखो पूछेगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो कहेगा प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। जिस प्रकार से बताया था कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम बताया था मैंने, और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम हैं। थोड़ा प्रकाश के परावर्तन के नियम को इस साइड कर लेते हैं, इसको समझा देते ताकि समझने में आसान होगा। अगर प्रकाश के परावर्तन की बात करें तो कोई ऐसा होता था, प्रकाश की किरणें कोई आती है तो इसकी दिशा को ऐसे दिखा दे, ये उसी माध्यम में लौट जाती है। वीडियो में सब आ रहा है क्लियर ना। इसमें ये वाला मुड़ गई तो इसकी दिशा ऐसे दर्शा दे। आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, कौन सी किरण, आपतित किरण बोलते हैं। पीछे से रिपीट करते रहो। इस मुड़ने वाली किरण को जो उसी माध्यम में लौट गई, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, बोलते हैं परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर टकराई इसको क्या बोलते हैं हम, आपतन बिंदु बोलते हैं।
और इसी आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को ही क्या कहते हैं हम? अभिलंब कहते हैं। ये प्रकाश के परिवर्तन हमने बता रखा है। तो इसके दो नियम में पहला बताया था मैंने कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर ये डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में क्या होते थे? स्थित होते हैं। यानी कि तीनों एक ही समतल में क्या थे? एक ही समतल में स्थित होते हैं। पहला नियम बताया था। दूसरा नियम ये बताया था कि आपतित किरण ये और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण ये है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण ये है, जिसको हम आई से लिखते हैं। बताया था, इंसिडेंट रे बोलते हैं इसको, आपतित किरण को अंग्रेजी में। और बताओ फिर अभिलंब और ये परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण ये है ना, इसको मैंने 2-3 बार खींच दिया है, यही है अभिलंब। तो ये वाला कोण है ना, तो इसको हम आर से लिखते हैं। तो दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण, आई से लिखते हैं इसको आपतन कोण, जिसको आर से लिखे इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण जो होता है क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। वीडियो में सब क्लियर आ रहा है ना? इधर वाला देख लेना, खड़ा होकर आ रहा है ना? तो आपतन कोण का संकेत क्या होता है? आई। कोण को लिखने का तरीका ऐसे होता है, ऐसे बराबर है आर के, तो कोण फिर ऐसे। दूसरा नियम यह था। तो अब इसी को देखते हैं, यहाँ पर रिलेट करते हैं कि अपवर्तन के दो नियम जो है कौन कौन है। तो अपवर्तन का पहला नियम ये कहता है, थोड़े इधर आ रहा है ना, ये आ रहा है ना? मान लो कि ये कोई रेखा है, इस रेखा के ऊपर मैंने माना कि माध्यम नंबर कितना है? 1। ये है तुम्हारा हवा माध्यम है, ये है हवा माध्यम, जिसको विरल माध्यम बोलते हैं। ये माध्यम नंबर कितना है तुम्हारा? 2। ये जल माध्यम। तो बताओ, तो प्रकाश किरण ऐसे आएगी, इसकी दिशा को हम ऐसे दर्शा दिए। आने वाली किरण को क्या कहते हैं बताओ जरा? आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण। अब बताओ, जिस बिंदु पर टकराई है, इस बिंदु पर हम एक लंब की कल्पना करें, जिसको अभिलंब कहेंगे। तो सीधा कहेगा कि यहाँ पर एक अभिलंब की कल्पना कर देते। ये मान लिया अभिलंब है। तो बताओ, तो अपवर्तन के फलस्वरूप अपने मूल पथ से विचलित होगी ना किरणें, तो ये हो गई तुम्हारे इधर की तरफ। अपवर्तन की प्रक्रिया घटना भी इसमें दिखा देगा। तो इसमें देखना, इसके दो नियम है। क्या बताया मैंने अभी यहाँ पर ऊपर? अपवर्तन के दो नियम है। तो पहला नियम क्या कहता है, समझना आसान ध्यान से। अच्छा, ये मुड़ी है जो किरण, इसको क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण ना, अपवर्तित किरण। और इसको जिस बिंदु पर टकराई इसको आपतन बिंदु बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। और ये क्या हमारा? अभिलंब है ना? अरे किसी भी तल पर खींचे गए लंब को ही अभिलंब कहते हैं। इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। बात समझ में आई इतनी ना? ये मैंने सिंपल किरण आरेख दर्शाया, इसमें कुछ मैंने नहीं किया है। बात समझ में आ रही है ना? तो आगे देखते हैं पहला नियम क्या कहता है। देखो, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर ये डाला गया जो अभिलंब है, एक प्रकार से जो भी दो माध्यम भले ही है, एक तले से ना यहाँ पर गुजर रहा है, एक बिंदु इस बिंदु से होकर सब गुजर रहा है, तो क्या एक तले में ना है ये सब? बोलो। तो जिस प्रकार से पहला नियम देते कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं परावर्तन के नियम में, उसी प्रकार जस्ट इसमें वे कहेंगे कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं? कई समतल में स्थित होते हैं। लिखना होता है, क्या लिखेंगे? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ये नीचे का आ रहा है वीडियो में, देख लेना एक बार। अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, अभिलंब तीनों क्या होते हैं? कई समतल में, तीनों एक ही समतल में क्या होते हैं? समतल में स्थित होते हैं, नहीं होते हैं? पहला। दूसरा जरा ध्यान देना, इसको हम थोड़ा मिटाते हैं। अच्छा, ये बताओ तो जरा यहाँ पे परावर्तन वाला नियम में यहाँ पे
ये कोई तुम्हारा क्या था, तल था, ये आपतित किरण टकराई थी, यहाँ पर अभिलंब की कल्पना हम ऐसे किए थे। तो ज़रा ध्यान दो, तो आपतित किरण अभिलंब परावर्तन के नियम में आपतित किरण और अभिलंब के बीच वाला कोण को हम ये वाला दर्शाए थे, आई बोले थे, और फिर अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच वाले कोण को इसको हमने आर बोला था। तो जस्ट इस पे आओ, ये आपतित किरण अभिलंब के बीच बनने वाला कोण ये है, तो इसको हम लिखे, उसमें आई से लिखे थे ना, तो इसमें हम लिखेंगे आई ही लिखेंगे, लेकिन उसके साथ साइन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? साइन। तो बताओ, तो साइन आई लिख दे, ध्यान देना। यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला ये जो कोण है, इसको साइन आई से लिख दे। और फिर देखो तो यहाँ पर ये अभिलंब है, क्या ये अभिलंब है ना, अभिलंब। तो अभिलंब और ये अपवर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या है, ये वाला है कोण, तो इसको हम लिख देते हैं साइन आई। क्या लिख देते हैं? साइन आर। तो अब देखना दूसरा नियम यही कहता है, जैसे इसमें बोला कि आई जो है आर के बराबर होता है, तो इसमें सिंपल भाषा में कहता है कि साइन आई यानी कि आपतन कोण की ज्या साइन आई, और अपवर्तन कोण, ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण क्या है? साइन आर। तो ये दोनों का जो अनुपात है ना, क्या होता है? एक नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक। सिंपल भाषा में इतना। इसमें दोनों क्या होता था? इक्वल होता था। बोलो, अभी इतना मारेंगे ना कि दिमाग ठीक हो जाएगा, समझ जा। अभी ध्यान इधर लगा, बैल कहीं का छोटा सा। अरे कोई क्या कर रहा है, डिस्टर्ब करेगा, तो डिस्टर्ब होगा तो अपना बर्बाद करेगा उसमें। दुनिया तो इस तरह किसी के पीछे हाथ धो के पड़ी रहती है। अब देखो नहर पे, वहाँ पर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अरे दुकान में उनका पागल लगा इनका, कब हाथ धो कौन पीछे, कब कुछ फोड़ दे रहा है, कभी दुकान नहीं चलता है तो नहीं जानता है मैटर। तो दुनिया तो हाथ धो के पीछे पड़े, क्या छोड़ो उसको, डिस्टर्ब कर रहा है। तो देखो दूसरा नियम था कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता था, लेकिन इसमें अपवर्तन के नियम में आपतन कोण की जो साइन है, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, ये दोनों का अनुपात जो होता है नियतांक होता है। अनुपात किसे कहते हैं? बट्टे वाली संख्या को, जैसे ए बटा में क्या लिख दिया बी, तो इस बट्टे को हम ऐसे लिख देते हैं, ये जो बट्टा है ना, तो इसको हम ऐसे बिंदु के रूप में ऐसे लिख देते हैं। समझ गया ना? इसी को बोलता है अनुपात। ये क्या है? बट्टा अनुपात है। तो दोनों का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है। तो इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। यार है ना वीडियो में नीचे, ध्यान देना। स्नेल का नियम भी कहते हैं। अर्थ नहीं दिखा रहा है वीडियो में? अच्छा ठीक है, दूसरा को नहीं आ रहा है तो हम थोड़ा इसको यहाँ पर लिखते हैं। ये तो पूरा आ रहा है इधर ना। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात। तो आपतन कोण साइन आई और अपवर्तन कोण का ज्या साइन आर, ये दोनों का अनुपात जो होता है एक नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है। और इससे ही दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। पूछेगा दूसरा नियम को क्या कहते हैं, तो कहेगा स्नेल का नियम कहते हैं। बात समझ में आई? अब जरा ध्यान दो, इसको दूसरे तरीके में लोग ऐसे भी लिखते हैं कि किन्हीं दो माध्यमों को अलग करने वाली, इसको लिखता है ऐसे, किन्हीं दो माध्यमों को अलग करने वाले किसी प्रकाश के विशेष बण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है। दूसरे तरीका से ऐसे भी किताबों में लिखा गया, तो दोनों सही है। जब समझ में नहीं आए तो सीधा लिख देना कि आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है, दूसरा नियम है। कुछ समझ में आए तो लिखना कि दो माध्यमों को अलग करने वाले प्रकाश के किसी विशेष बण के लिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। तो इतना करके लिख लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। और ये पिछले 2-3 साल से क्या किया है ना कि अपवर्तन का नियम क्या है, इसके नियमों को लिखे। 2-2 नंबर का लघु उत्तरीय में पूछता रहा है। अब से 3 से 4 बार ये सवाल पूछ चुका है, इसलिए इसको अच्छे से क्या करना, समझ लेना। समझ लियो कि एक बार से फिर रिपीट करें, फिर से एक बार समझ लो। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही क्या होते हैं? समतल में स्थित होते हैं। पहला नियम, ये तुम्हारा पहला नियम। दूसरा नियम कहता है, 2 तरीके से लिखना। पहला तरीका बताता हूँ, आपतन कोण की ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, दोनों का अनुपात क्या होता है? कि नियतांक होता है। पहला तरीका दूसरा नियम का। दूसरा नियम का तरीका ये लिखना कि किन्हीं दो माध्यमों को अलग करने वाले प्रकाश के किसी विशेष बण के लिए साइन आई और साइन आर
का अनुपात जो होता है क्या होता है, नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। दोनों नियमों, अच्छा पूछेगा अपवर्तन के पूछेगा प्रश्न, किस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, या प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम उसको और किस नियम के नाम से जाना जाता है, तो कहेगा स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है तो वीडियो को पॉज करके पीछे करके एक बार फिर से देखना, समझ में आ जाएगा। बात अच्छे से मैंने समझा दी है। तो अपवर्तन के दो नियम को मैंने समझा दिया, भले ही मैंने अच्छे से ढंग से लिखा नहीं है, समझाने पर जोर दिया है ताकि PDF में ऑलरेडी सभी चीज़ें मिल जाएगी, क्योंकि पढ़ाते समय नोट्स बनाना साइंस का उतना संभव नहीं है, लेक्चर के रूप में समझ जाओ इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखो बच्चों, बात यह है कि किसी भी टॉपिक को समझने के लिए जो तुमको पढ़ाया जा रहा है, तुमको अच्छे से बेहतर समझ में आता है कि नहीं आता है, ये शुरू में ना मालूम नहीं चलता है। इसलिए कोई भी चैप्टर पढ़ो, किसी भी टीचर को पकड़ो, तो पहले कम से कम एक चैप्टर को शुरू से अंत तक उसको देखो, उसके बाद नोटिस करो कि तुम्हारे कितने कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुए हैं, और उस कॉन्सेप्ट क्लियर के माध्यम तुम कितना क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व कर लेते हो। ये नहीं कि कोई मान लो कि फेमस टीचर है, खूब पढ़ा रहे लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो वो भी क्या होता है कि ना, देखना होता है। इसलिए किसी भी टीचर से पढ़ो, चाहे किसी भी यूट्यूबर से पढ़ो, उस पर ज़रा ध्यान दो कि जो बताने वाला है, समझाने वाला है, जो लेक्चर दे रहा है, जो बता रहे हैं, तुम्हारे पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। ये ना कि हम लेक्चर दे रहे हैं तुमको समझ में नहीं, सब बाउंस कर रहा है, तो फिर पढ़ने का या वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन एक ही बात है कि शुरू से अंत तक किसी भी लेक्चर को उठाओ, पहले देखो, उसके बाद प्रश्न को बनाओ, या देखो कि नोटिस करो कि तुमको क्या समझ में नहीं आ रहा है। समझ गया ना? तो इतना करोगे तब तुमको लगेगा कि नहीं कुछ समझ में आया है। अभी ना कि वीडियो के आधे भाग में तुम आए, 5 मिनट देखे और स्किप के निकल गए, तो उतनी कहानी तुमको मालूम नहीं चलेगा कि क्या क्या चला, क्या क्या इसमें समझाया गया बातें, फिर ऊपर से ही बाउंस करेगी। इसलिए वीडियो को फुल देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अपवर्तन के नियम को हमने अच्छे से क्या किया, समझा दिया। अब एक न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल को थोड़ा करते हैं फटाक से। अपना नोट्स निकालो सब। इसमें प्रश्न दिया है, कह रहा है कि इसको कल सॉल्व किए थे लेकिन फिर भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न में बोला है, कह रहा है कि प्रकाश को सूर्य से, तो माना कि ये सूर्यदेव का क्या है, पिक्चर है, ये सूर्य है। कह रहा है सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक, ये सूर्य है, पृथ्वी मान लिया कि ये क्या है, पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश किरणें आएगी, ऐसे आएगी, आने में कह रहा है कि 8 मिनट, यानी कि जो समय दिया है 8 मिनट 20 सेकेंड लग रहा है, 8 मिनट 20 सेकेंड लग रहा है। और कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी, यानी कि जो बीच की दूरी है, ये कह रहा है कि दूरी जो है 15 करोड़ किलोमीटर है, यही ना दिया है, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है डेटा, 15 किलोमीटर। तो प्रकाश की चाल क्या है, कह रहा है कि प्रकाश की, ये आ रहा है ना इधर का वीडियो में, ये वाला, प्रकाश की चाल क्या है। तो ज़रा ध्यान देना, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है। अक्सर ये सवाल पूछता है, इसे 2 सवाल पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, तो उसको ध्यान देना कौन कौन पूछेगा, ऐसे अक्सर पूछते रहता है। पहला प्रश्न पूछता है ऑब्जेक्टिव में MCQ के रूप में, पूछा भी है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है, तो कितना बताएगा, कहेगा 8 मिनट लगभग 20 सेकेंड, इतना ही लगता है, अप्रॉक्स लगता है लगभग में 8 मिनट और 20 सेकेंड। अब पूछेगा दूरी कितनी है, तो ये दूरी जो दिया है ना डेटा में, प्रश्न में, भले प्रश्न है लेकिन दूरी एग्जैक्ट इतना ही लगभग होता है। तो पूछेगा सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, तो कहेगा 15 करोड़ किलोमीटर। अब बताओ, तो कहा है ना, यदि 8 मिनट 20 सेकेंड में आया है प्रकाश, और इन दोनों के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, तो बताइए कि किस चाल से, यानी किस स्पीड से चल के प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचा है। तो सॉल्व करते हैं, सिंपल भाषा में सॉल्व करते हैं। देखो जरा ध्यान दो। अच्छा, चाल बराबर क्या होता है बताओ, तो सूत्र दिया था, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय होता है। और बताओ दूरी तुमको कितना दिया, 15 करोड़ किलोमीटर,
दिया ना 15 करोड़ किलोमीटर दिया है। और बात समय कितना दिया है 8 मिनट 20 सेकेंड। अच्छा ये बताओ समय का सही मात्रा किस में मापते हैं सेकंड में। इस टोटल मिनट को क्या हम सेकंड में बदल दे बोलो। अच्छा 1 मिनट में ध्यान देना 1 मिनट में कितना सेकंड 60 सेकंड। तो 8 मिनट में कितना होगा तो 8 गुणे 60 कर दे सेकंड में बदल गया। सेकंड बदल गया तो एस लिख दें प्लस ये है तुम्हारा 20 सेकंड है ना। तो कितना आ जाएगा बताओ तो इधर आ रहा वीडियो में ना। तो बताओ 8 से कितना होता है 48 एक जीरो हो गया और प्लस ये 20 सेकंड बोलो। तो 480 और ये 20 कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा सेकंड। यानी कि टोटल समय को हमने सेकंड में बदल दिया। तो सीधा हम 500 सेकंड लिख दे बोल दियो। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब बताओ 15 करोड़ किलोमीटर है। अच्छा इसको हम 10 के पावर में लिख दे तो अच्छा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जैसे देखो तो ये 15 लिखा है मैंने तो 15 को लिख दिया गुणे। अच्छा ये बात तो हम लिख दिए ये कहाँ पे कितना 10 लिख दिया। हमको 15 करोड़ लाना है ना। देखो तो अब इकाई दहाई सैकड़ा गिनो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। बताओ तो इसमें गुणा करेंगे तो 15 करोड़ आ जाएगा। अरे गिनो इधर से इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ इतना आ जाएगा। और बटे में कितना है तुम्हारा 500 सेकेंड। अच्छा ये किलोमीटर में है भाई याद रखना। ये मैंने एस लिखा है 5 नहीं है। चाहे थोड़ा इसको और हम नीचे लिखते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है बस इसको जो तोड़ा है। अब बताओ तो ज़रा ये 15 10 का 10 रखने दो ये 10 है। अच्छा देखो तो कौ गो जीरो है 1 2 3 4 5 6 कम हैगा। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो 10 के ऊपर कितने हो जाएंगे 10 के ऊपर कितना पावर होना चाहिए 7 होना चाहिए। एक और होना चाहिए क्या इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ इतना ही रखो। इसको कैसे यहाँ पर हो जाएगा सॉल्व करना है इसको ना। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। चलो एक और जीरो उतारो 10 के पावर 7 कर दो कर दिए। अब ज़रा देखो नीचे कितना है नीचे है 500 सेकेंड ये किलोमीटर में। ठीक हमने क्या कर दिया ना 7 को जीरो है तो अब आएगा ये 15 करोड़ है कि 15,000 करोड़ नहीं ना है कितना दिया है 15 करोड़ किलोमीटर। चलो ठीक है ध्यान दो। अच्छा ये बताओ तो ये 10 के पावर 2 लिखा है इसका मतलब क्या समझता है 10 को 2 बार गुणा करना होगा सही ना मतलब 10 में 100। अच्छा ये बताओ तो 10 के पावर मैंने 3 लिखा है इसका मतलब कितने बार गुणा करना है 10 गुणे आ रहा है वीडियो में ना। हाँ तो बताओ तो इसी प्रकार 10 के पावर 7 लिखा है तो 10 के पावर हम क्या करें 2 निकाल ले बोलो। तो देखो जैसे ये 15 गुणे 10 के पावर 7 में से 10 के पावर 2 निकाल लिए तो 10 के पावर 7 में से 2 निकाले तो पावर 5 बचा है बोलो। और बचा है बाटा में नीचे कितना है 500 और 10 के पावर 2 को हम क्या कर रहे हैं इसको 100 सीधा लिख दे ताकि 2 जीरो को हमको लपेटने में आसानी हो काटा पीटी करने में 2 जीरो काट दिया। ये किलोमीटर में है अभी नीचे है सेकेंड। अब बताओ तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15 तो तुम्हारा क्या बचा 3 गुणे 10 के पावर 5 ऐसा ही मात्रा किस में किलोमीटर में ना। यानी कि प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड का रफ्तार सही है बोलो। इसका मतलब प्रकाश 1 सेकेंड में कितना दूरी की रफ्तार सही है 3 गुणे 10 के पावर 5। यानी कि इसको चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा ज़रा देखो तो 3 है 10 पे को जीरो 5 को ना इसमें 5 को आ रहा है नीचे नहीं आ रहा है ये आ रहा है। चलो ठीक है इसको देखो। अच्छा इधर भी नहीं आ रहा होगा ना इधर आया है आंसर हमारा 3 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। हम कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि ये कहना क्या चाहता है तो हम ऐसे कर रहे हैं 3 10 के पावर 5 को जीरो है ना तो 1 2 3 4 5 को जीरो ला दिए। अब बताओ तो यह है किलोमीटर यह है सेकेंड। इसका मतलब कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3 लाख आया ना। इसका मतलब प्रकाश की चाल 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करके आई है। अर्थात प्रति सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से क्या कर रहे हैं दूरी
तय कर रही है और चाल उसकी कितनी है, इतनी है। याद रखना ये किलोमीटर में दिया है। अगर इसको हमको मीटर में चेंज करना होगा तो बताओ तो क्या करेंगे। इसको मीटर में चेंज करना होगा तो 1000 से कर दे, 1000 से गुणा, तो 1000 से करेंगे तो बताओ तो क्या हो जाएगा। इसको मिटाते हैं। अब 10 के पावर 5 है तो बताओ तो 1000 को हम 10 के पावर 3 लिख दे तो मीटर में आ जाएगा। उसी प्रकार से हम इस किलोमीटर को मीटर में चेंज करना चाहते हैं। जैसे हम भाई कहेंगे कि ये किलोमीटर में कितना मीटर, तो कहेगा 1000 मीटर ना, बोलो। तो हम कहेंगे इतना किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलने के लिए तो 1000 से गुणे ना करेंगे इसमें, बोलो। तो 3 गुणे 10 के पावर 5 तो ऑलरेडी है, मीटर में बदलने के लिए 1000 से हम गुणा कर दे, बोलो। अब 1000 को हम 1000 न लिख के 10 के पावर 3 लिख दे, बोला जाए। अब ये किलोमीटर किस में बदल चुका है, मीटर पर सेकंड में। अब बताओ 3 गुणे 10 के पावर 5 है या पावर 3 है यहाँ पे, 5 3 कितना हो जाएगा 8। तो बताओ तो हो गया इतना। यानी कि अगर मीटर पर सेकंड में चेंज, शांत रहो बाहर, बड़ी मार मान गए। 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आया प्रकाश। किलोमीटर में इतना लिखेगा 10 के पावर 5, मीटर पर सेकंड में इतना। तो उम्मीद करता हूँ ये कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं कैलकुलेशन समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को थोड़ा पॉज करके क्या करना, ट्राई करना, हो जाएगा। ठीक, तो इसको मिटाते हैं। प्रश्न था, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। मिटाते हैं इसको हम तब से, समझ आ गया ना। इसको कल भी मैंने बता दिया था। चलो चलो भाई आगे देखते हैं। अगला हमारा दूसरा टॉपिक है क्या, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। पीछे उम्मीद करता हूँ जितना बताया है उतना समझ गए होंगे। ये हमारा दूसरा टॉपिक है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल है, आ रहा है, ठीक है। प्रकाश की चाल, अच्छा सिंपल प्रकाश की चाल को डिफाइन करना होगा। तो चाल बराबर सिंपल भाषा में देखो तो चाल बराबर क्या होता है, तो कहोगे दूरी बटा में क्या होता है, दूरी बटा में समय होता है। अरे चाल का ही ना सूत्र होता है, दूरी बटा में, पीछे ध्यान दो जरा इधर, चाल बराबर दूरी बटा में समय। तो इसको डिफाइन करना है, प्रकाश की चाल को करना है ना। तो बताओ तो दूरी का सही मात्रा क्या होता है, मीटर होता है, संकेत एम, और समय का सही मात्रा क्या होता है, सेकेंड होता है। तो सेकेंड को हमने एस लिख दिया संकेत के रूप में। कुछ नहीं है तो बाटा में 1 मान ले, बोलो। ऊपर भी कुछ नहीं है तो बाटा में 1 मान ले, या 1 न भी माने। तो प्रकाश की चाल को हमको डिफाइन करना होगा। डिफाइन मतलब परिभाषित करना होगा तो क्या कहेंगे, तो सिंपल भाषा में कहेंगे कि प्रकाश द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी। देखो चाल जो होता है दूरी और समय का अनुपात ही ना होता है। तो नीचे कितना समय लगा और कितना ऊपर वाला दूरी तय किया, यही ना कहेंगे। तो कहेंगे कि प्रकाश द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं, प्रकाश की चाल कहते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, सुनो ध्यान से, रट्टा मत मारना। साइंस में रट्टा मारने से काम नहीं होता है। चीज़ों को समझ गए, अपने तरीके से लिख दिए तो इसका मतलब तुमने साइंस को समझा है। तो कहेगा 1 सेकेंड में या प्रति इकाई सेकेंड में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं, प्रकाश की चाल कहते हैं। तो इसको अच्छा से लिख लेगा, डेफिनेशन को ना लिख लेगा इसे। अब कहेगा कि क्या प्रकाश के चाल अलग अलग माध्यमों में एक ही होता है कि अलग अलग, प्रश्न पूछेगा ना। तो क्या अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है अलग अलग होती है। जैसे मान लो कि जो प्रकाश हवा माध्यम में आएगी और वही प्रकाश, जाओ तो समझाओ तुम लोगों को, जाओ जल्दी डंडा लेके समझाओ उनको। मान लो कि वही प्रकाश जो है हवा में गमन की और वही प्रकाश तुम्हारा जल माध्यम में, तो क्या प्रकाश की चाल हवा में और जल दोनों में सेम ही रहेगा? नहीं ना रहेगा। हवा में चाल अधिक होगा और जल में क्या होगा, अलग होगा।
तो प्रश्न पूछे क्या विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का चाल एक ही होता है, तो कहेगा नहीं, विभिन्न माध्यमों में अर्थात अलग अलग माध्यम में प्रकाश का चाल क्या होता है, अलग अलग होता है, बताएगा ना। चलो देखो, पूछेगा सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस माध्यम में होती है, तो किस में कहेगा, निर्वात में तो कहेगा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे क्या होती है, अधिक होता है। निर्वात में सबसे अधिक। अधिक के लिए हम ऊपर लिख दे तिरछी नहीं से। अरे भाई जैसे जैसे तू कई बार समझाया, जिसे कभी कभी रोड पर ऐसे लिखा रहता है बोर्ड पे कि जिसे मान लो कि विक्रम का जाके ऐसे लिखा रहता है, मलिया बाग ऐसे करके लिखा रहता है ना क्या बोर्ड पे। हाँ, तो उसी प्रकार से दिशा में दर्शा दे किधर ऊपर, मतलब मैक्सिमम सबसे अधिक। तो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, किलोमीटर में इसको बदलना होगा तो बताओ तो क्या करेगा 1000 से भाग देगा ना, यानी कि 10⁻3 से भाग देगा तो 8 3 के 10⁻3 कटेगा ना, तो कटेगा तो 10⁻5 किलोमीटर हो जाएगा। देखा ना, कभी कभी ऐसे मिल जाता है प्रश्न में, तो सबकी बत्ती गुल हो जाती है 10⁻5। चलो इसके बाद निर्वात में प्रकाश के चाल सबसे अधिक। पूछे गए प्रकाश के चाल सबसे कम किस में होता है, तो कहेगा हीरा में। किस में कहेगा, हीरा में। हीरा में सबसे क्या होता है, कम होता है। कोई बता देगा कि हीरा में प्रकाश की चाल कितना होता है, बता दो। हीरा में प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होता है, हीरा में बताए। तो हीरा में प्रकाश की चाल कितना होता है, नहीं, बिल्कुल 101% गलत। कहेगा 1.24 × 10⁻, कितना होता है 8 मीटर पर सेकेंड। ये बीच में दशमलव है मेरे भाई, इतना। चलो उसके बाद अलग अलग फिर पूछेगा, तो ये पहला, दूसरा, ये तीसरा। पूछेगा कि जल में प्रकाश की चाल क्या होता है, तो जल में कितना होता है प्रकाश की चाल बताओ। तो जल में प्रकाश की चाल जो होती है कितनी होती है, ओए लड़के, 2.25 × 10⁻। जल को नहीं, पहले हवा को देखो। हवा, तो हवा में और निर्वात में थोड़ा सा अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ज़रा ध्यान देना, इसमें 3 है, 3 × 10⁸, यहाँ पर 2.99, मतलब थोड़ा सा कम है। यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल और हवा में प्रकाश की चाल लगभग क्या है तुम्हारे बराबर के करीब में है, लेकिन बराबर एग्जैक्ट नहीं है। चौथा देखो, पूछता है जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, किसमें, जल में। तो जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, इसको पानी भी बोलते हैं। देखो केमिस्ट्री के भाषा में इसको जल कहते हैं, और पानी तो आम चाल के भाषा में बोलचाल की भाषा में कहते हैं। तो इसमें कितना होता है 2.25 × 10⁻, कितना होता है 8 मीटर पर सेकेंड। पांचवा एक और प्रश्न पूछता है कांच में, इसमें ये वीडियो में आ रहा है, यह है कांच में। तो कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है बता दो कोई। 0.0 कांच में प्रकाश की चाल तुम्हारा होता है 2.00 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दशमलव के बाद जीरो रहेगा ना रहे कोई फर्क पड़ता है, मिटा दो, इतना। बताओ तो क्या इन पांचों माध्यमों में प्रकाश की चाल एक ही है, कहेगा बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है। चलो एक बार फिर पीछे बोलना, अभी कहीं याद करो। पूछेगा किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, तो क्या कहेगा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। पूछेगा कितना, तो कहेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समय हो गया, लेकिन चलो छुट्टी नहीं हुआ है ना अभी उनका, छुट्टी हो गया, गया का आया ही नहीं है, इसका मतलब मेरे पास क्लास नहीं होगा उन लोगों का। चलो ठीक है, तो पढ़ाते हैं जरा। देखो अभी क्या है, इसको याद करना है। देखो ध्यान दो, कोई भी चीज़ हो, साइंस का हो, कम से कम गणित में तो कैलकुलेशन होता है, उसको नहीं कर सकते हैं। साइंस में, सोशल साइंस में जितने ये है ना लेक्चर वाले, कम से कम ऐसा पढ़ो, दिमाग इतना कॉन्स्टेंट रखो कि पढ़ने के बाद आधा से अधिक तुमको क्लास में याद हो जाए, नहीं तो फिर दिमाग की बत्ती ना नहीं जलेगी। घर जाके 1 घंटा बार उसी को रटेगा, परिभाषा को ये बताए थे वैसे बताए थे, समझ गया ना। तो चीज़ों को यहीं पर इतना आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं कि यहीं आधा का अधिक क्या हो, याद हो जाए। तो मेरे साथ चलो रिपीट करो। पूछे किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो किसमें कहेगा निर्वात में। पूछे कितना 3 ×
10 के तो कहेगा 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। पूछेगा सबसे कम प्रकाश की चल किस माध्यम में, देख रहा है इधर किस में होता है, हीरा में। कितना, तो कहेगा 1.24 × 10 के पावर 8, 1.24 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। चलो जल में प्रकाश की चल कितना होता है, 2.2.0 तो कहेगा जल में होता है 2.25 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। पूछेगा कि कांच में प्रकाश की चल कितना होता है, ये कांच था तो लिख दिया है, तो कांच में होता है 2.2 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अरे याद हुआ इतना। अब एक और लॉजिक बताते हैं याद करने लगे, देखो जरा ध्यान देना जरा। अच्छा ये बताओ तो 10 के पावर 8 इसमें भी है, इसमें भी, सब में 10 के पावर 8 है। ये किलोमीटर वाला को हटा दो। क्या सभी में मेरे भाई 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है? तो इसका मतलब हमको पहले नहीं देखना है संख्या वाला, अंक वाला। तो सबसे अधिक आएगा निर्वात में 3, उसके बाद हीरा में 1.24 है ना, उसके बाद 2 हो गया हवा में 2.99। ऐसे भी लॉजिक याद करेगा कि निर्वात में सबसे अधिक 3 × 10 के पावर 8, चाहे निर्वात में 3, हवा में 2.99। इसका मतलब निर्वात से थोड़ा सा ही कम है, किस में, निर्वात में। तो 3 से थोड़ा सा कम 2.99, याद हो गया दूगो। अब पूछेगा सबसे कम, तो हीरा में, किस में, हीरा में। हीरा वाला याद नहीं होता तो ट्रिक बताते हैं। देखो क्या लिखा है, हीरा कितना होता है, 1 दशमलव आ रहा है वीडियो में, 10 के पावर 8 मीटर पर। एक लॉजिक बता रहे हैं, क्या लिखा है, हीरा, हीरा लिखा है। और मान लो कि तुम्हारा कोई संगतिया है, इसमें और जोड़ दो, जाके आराम से पूछो उसको, बोलो ए हीरा कहा है, तो खुश हो जाएगा कि हीरा हमको बोल रहा है। लेकिन बोलो ये ऐसे याद रखना, 1.24। ये कहीं को ना बोलेगा, 2-4 को बोलेगा 1.24। लेकिन ये मजाक नहीं, अब कोई भी अपना होता है। 1.24 × 10 के पावर 8। कुछ याद हुआ, मिटा दे। तो ये मैंने वैल्यू लिख रखा है। प्रकाश की चाल जो है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है, तो उसको मैंने ये समझा दिया। और इसका वैल्यू का जो है स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आसानी से। अगर किसी को हमारे ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन करना हो तो कोचिंग जो हमारा है ना, इसी नाम से है, FCC द गुरुकुल के नाम से, गुरुकुल के नाम से कहाँ पड़ता है, तो ये मोतीसाबाद में पड़ता है। इसको थोड़ा एड्रेस कर देते हैं। हमारा गांव है मोतीसाबाद, बहुत प्यारा सा गांव है मोतीसाबाद। पोस्ट ऑफिस पड़ता है मुंगांव। हाँ इतना तो है, सब यहीं के लड़के। तो यहाँ पर कोचिंग में आके मोतीसाबाद में चलता है, ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर हाई स्कूल डेरा और ये सुगर डेरा और मुंगांव के क्या करता है ना, इधर बीच में पड़ता है, कोपवा के आसपास बीच में इधर। तो ऑफलाइन कोचिंग को भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छे से बहुत बेहतरीन पढ़ाई होता है। मैथ वाले पढ़ाने वाले अलग हैं, साइंस को तो हम प्रॉपर देखते हैं, और हिंदी, संस्कृत और सोशल साइंस को देखने वाले अलग हैं। अलग अलग सब बताएंगे ताकि एक्सपर्ट हो अच्छे से समझाएं। तो अलग अलग तरीके से सिलेबस को क्या किया, डिजाइन किया गया, अलग अलग समय के अनुसार सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई क्या होता है यहाँ पर। तो इसलिए ऑफलाइन आके यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, एकदम मिनिमम फी के साथ तैयारी कराई जाती है। तो प्रकाश, तो अभी तक हमने क्या देखा इस क्लास में, थोड़ा उसको रिवाइंड कर लेते हैं। हमने पहला अभी सिखाया कि अपवर्तन के नियम बताया, 2 नियम था, एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा चीज़ हमने समझाया प्रकाश की चाल। दूसरा था प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल हमने अलग अलग माध्यम में पढ़ा। देखिए सही क्या कर रहा है। साउंड आएगा इसमें, रे पागला कहीं का, मत झाड़। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। बताया कि निर्वात में सबसे अधिक और हीरा में सबसे कम। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो इसको अच्छे से क्या करना, एक बार वीडियो को देख के समझ लेना। और ये हमारा चैनल है FCC द गुरुकुल। तो FCC द गुरुकुल, यदि वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना
और वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी कर देना। तो अच्छा, PDF नोट्स की बात कर रहे थे। PDF नोट्स, PDF के लिए बेहतरीन PDF मिलेगा तुमको इस नंबर पे 72 56 91 56 24। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर हाय करके मैसेज कर देना, PDF तुम्हारा चला जाएगा। ठीक, यही नंबर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।